आज जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो एनसीईआरटी का जो साइंस चैप्टर है तो वो देखेंगे, ठीक है, जो क्लास 7 की है। और आज जो चैप्टर देखने वाले हैं वो चैप्टर 1 होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा, और साइंस सेक्शन की है क्लास 7 की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को देखेंगे। देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है वो पादपों में पोषण की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहला आपका लाइन में क्या बोल रहा है कि कक्षा 4 हम लोग 6 में जो है वो पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक है। यानी जिंदा रहना है तो आपको भोजन तो करना ही होगा, ठीक है। उसी तरह से बोल रहा है क्या कि आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा प्रोटीन, वसा और विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ उसको। भोजन के क्या होते हैं, तो घटक होते हैं और हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इन्हें पोषक कहते हैं, जो ये सब मिल जाते हैं तो, ठीक है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपके पादप यानी प्लांट जिसको बोलते हैं, स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, ठीक है। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ठीक है। यानी कोई भी मानव हो या कोई भी प्राणी हो, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। वे पादपों और पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब प्लांट हो गया, प्लांट से जो चीज़ें आहार होते हैं उससे वो फूड ग्रहण करते हैं। या फिर हम लोग एनिमलों का भी बहुत सारा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे चिकन वगैरह, मीट वगैरह दे, ठीक है, एग हो गया। उसी तरह से मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर क्या है, निर्भर है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कि हम लोग निर्भर तो है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है पादपों में पोषण की विधि बोली जा रही है। केवल पादप ही ऐसे जीव हो जो केवल जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। सिर्फ पादप, ठीक है। ये जो है वो ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो बना पाते हैं। कौन, तो पादप, यानी यहाँ प्लांट की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी एनर्जी भी देते हैं। उसके अलावा सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उन इसके प्रयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी जितने भी सजीव जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं और जो उपयोग की विधि होता है उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से वो लेते हैं। पोषण क्या होता है, देखिए पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो पोषण करते हैं, जो वो विधि बोलेंगे जो अपना स्वयं भोजन बना पाते, तो स्वपोषण करते हैं, ठीक है। अतः कुछ ऐसे पौधे को स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। और आपका क्या बोला, जंतु अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। यानी जंतु अधिकतर अन्य जीवों के पादपों द्वारा भोजन जब बनाया जाता है तो क्या करेंगे, विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि अब हम पूछ सकते हैं कि क्या पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ भागों में निर्मित होता है। पादप अपने परिवेश से कच्चा सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, या फिर खाद फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण कैसे, किस प्रकार होता है, ठीक है। देखिए अगला देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का एक क्या है कि प्रक्रम यानी तरीका है, ठीक है। यहाँ देखिए पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ, ठीक है। पत्तियाँ जो है खाद्य पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में अवशोषित जल और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारे प्रकाश संश्लेषण होते हैं
जो पादप होते हैं में खाद्य संश्लेषण का प्रकार में जो होता है वो किस तरह से होता है। तो पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्री होती है। कौन? तो पत्तियां होती हैं, ठीक है। उसी तरह से अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। यानी जितने भी कच्चे पदार्थ वो कहाँ तक पहुंचने चाहिए? पत्तियों तक। मृदा में उपस्थित जो जल होते हैं, यानी मिट्टी में जो जल होते हैं, और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित होते हैं, यानी खनिज जो है वो जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम। जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक वो क्या करते हैं? ब्रांचेस के माध्यम से आपके पत्तियों तक, ये जैसे हमारा क्या है, ये ब्रांचेस है, तो यहाँ से पहुँचेंगे। उसी तरह से आपका क्या बोला, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा आपका क्या है कि वायु में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए देखिए कोशिकाएं क्या होती हैं यहाँ पे जानते हैं कि जैसे हम लोग जो है, देखिए ये कोशिका का आरेखन है। तो देखिए जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और जो केंद्र कोशिका द्रव होता है, जो लिक्विड जैसा बना रहता है ना, यहाँ पे जो देख रहा है, तो ये सब जो होता है ये आपका द्रव हो गया। उसी तरह से कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं? तो आप जो पतला पतला देख रहे हैं यहाँ पे काला रंग का, वो आपका कोशिका झिल्ली हो गया। तो इसी तरह का आरेख बना हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, यानी सेल से बनता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कोशिका कहलाती है। तो जिस शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है तो हमारे कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं की सूक्ष्म दर्शी द्वारा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसको क्या कहते हैं कि केंद्रक कहलाती है, ठीक है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ऊपर जो है हमारा क्या था, यह रंध्र जो है द्वारा घिरे होते हैं। कौन? तो कोशिका जो होते हैं रंध्र द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि जल और खनिज वाहिकाएं द्वारा पत्तियों तक पहुंचा जाते हैं। ये वाहिकाएं जो है नली के समान होती है, यानी जो वाहिकाएं जो होती है वो नली के समान होती है, तथा जड़, तना, शाखाएं और पत्तियां तक फैली होती है, ठीक है। पुष्पों की पत्तियां तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, मतलब जो भी कैसे पदार्थ का परिवहन होता है पादपों में, उसको देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, ठीक है। यानी जो हमारे लीफ होते हैं उसमें क्या होता है? ग्रीन आपका हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड से संश्लेषण में होता है, ठीक है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश, उसके अलावा क्या है, संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी संश्लेषण के लिए क्या ज़रूरी है? तो देखिए आपको क्लोरोफिल हो गया, उसके अलावा जो है सूर्य की प्रकाश हो गया, आपका CO2 हो गया, जल हो गया, और प्रकाश जो लाइट हो गया, ठीक है। ये ज़रूरत है किसके लिए? देख लेते हैं। तो आपका जो होता है संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, यानी जो संश्लेषण करता है उसके लिए हमको इन चीज़ों का ज़रूरत होता है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रकार में है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। यानी खाद के रूप में वो
पत्ती पादप में संचित हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत, यानी ऊर्जा के लिए आपको किस पे निर्भर होना पड़ता है, तो सूर्य पे निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध क्या होगा, नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं तो खाद्य उपलब्ध भी नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, चाहे सामने से दिखे या फिर पीछे से, लेकिन वो सब जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट पे। ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक जो है वो ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के लिए के दौरान निर्मित होता है, यानी जीवों के लिए जो होता है वो ऑक्सीजन जरूरी होता है, वो भी कैसे निर्मित होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है, ठीक है, यानी पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल ही नहीं अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो है तो क्या होता है, देखिए ये हमें स्पिल्ट हो चुका था, तो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिल गया और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल बना और बाद में किस में चेंज हो गया, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में आपका चेंज हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन में। इस प्रकार में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है एक फ्लावर है, सूर्य की रोशनी आई, सूर्य की रोशनी से क्या मिला, तो आपका क्या मिला कि CO2 मिला और CO2 लेने के बाद क्या छोड़ा, तो ये ऑक्सीजन छोड़ा। ठीक है, तो आप समझ लिए लेता है क्या, तो CO2 और छोड़ता है क्या, ऑक्सीजन। कौन, प्लांट। ठीक है, और देखिए ये जो है पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, तो ये आपका जड़ हो गया। ठीक है, यानी जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं ना, उसी तरह से। ठीक है, जड़ हो गया। देखिए ठीक है ना, देखते हैं आगे। यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि यहाँ जो पिक्चर है हमने ऊपर तो देख लिया है। अगला देखिए ये जो है वो देखिए क्लोरोफिल कैसे होता है, तो आपका लीफ हो गया, तो आपकी जो बीच वाली जो लाइन होती है ये सब क्या है कि क्लोरोफिल है। ठीक है, द्वार कोशिका है जिससे मतलब अंदर जाता है। इसी तरह रंध्र जो होता है बीच का छेद को रंध्र बोलते हैं। पत्ती की काट किया हुआ है, ये पत्तियों को काट के ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, और उसी तरह से आप देखिए द्वार कोशिका क्या होता है, तो ये आपका जो होता है ये पत्ती है, तो ये पत्ती है, तो पत्ती का ही एक क्या होता है कि आपका एक बीच से क्या बना जाता है, तो आपका द्वार कोशिका बना दिया जाता है। ठीक है, और आपके बीच में रंध्र द्वार होता है। ठीक है, चलिए क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। ऊपर में कुछ बचा हुआ था क्या, देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाते हैं और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रकार का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, स्टार्च भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पत्ती, यहाँ पे जो बॉक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो देख लेते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त जो है पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि आपके हरे तने, हरी शाखाएं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सिर्फ आपके पत्तियों में ही नहीं होता है, तना में भी होता है, उसकी शाखाओं में भी होता है, हरी शाखाओं में। उसके अलावा आपका क्या बोला कि मरुस्थल पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल क्यों शूल रूपी हो जाती है। इस पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, ठीक है। एक ही प्रकार के बोला जा रहा है कि 2 आप गमले ले लीजिए, एक अंधकार यानी काले बॉक्स में 72 घंटे तक रखिए, दूसरे को प्रकाश में रखिए, ठीक है। एक को अंधेरे में रख दीजिए और एक जो है वो लाइट में रख दीजिए। दोनों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया है, ठीक है। अपने अवलोकन को नोट कीजिए कि क्या होता है। अब उस गमले को जिस आपने अंधकार में रखा है 3-4 दिनों के बाद सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः उसकी पत्तियां पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। क्या होता है कि पहले तो अंदर में रखेंगे ट्यूब के अंदर, फिर बाहर रख देंगे। अपने प्रक्षेपण अपनी नोटबुक में लिखे कि क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, यानी मतलब ग्रीन ही नहीं, अन्य रंगों में भी होता है क्लोरोफिल, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे हो अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रसाधन कर देते हैं, यानी मतलब वो प्रसादित कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, ठीक है। यानी ग्रीन को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी अलग कलर में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही हो, ठीक है, लाल पीला ऐसे करके। अपने गीली दीवारों पर तालाब और ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे, यानी हम लोग गाँव में जो है या फिर जहाँ पे चापाकल वगैरह होता है तो ग्रीन रंग का देखते हैं ना, वहीं पे बोल रहा है। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, ठीक है, यानी कुछ जीव बढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण बोला जा रहा है, यानी आपको कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी तो कुछ रहता होगा ना प्लांट में, तो देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रकरण द्वारा पादप जो होते हैं, पादप किसको कहते हैं, पौधे को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट में 3 होते हैं, ठीक है। आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, यानी बोल रहा है कि कहाँ से प्राप्त होती है। याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण उसी रूप में नहीं करते, यानी कहने का मतलब कि वायु में नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के रूप में नहीं मिलता है। क्या होता है कि वो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, ठीक है, या निमुक्त कर देते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं, यानी हमने देखा है कि जो फार्मर होते हैं वो खेतों में क्या करते हैं, तो उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है, ठीक है। इस प्रकार अन्य घटक के लिए पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति होती है। इस तरह क्या होता है कि एक प्लांट में जो होते हैं वो नाइट्रोजन मिल पाता है। इसके बाद क्या होता है कि पादप खाद्य के अन्य संगठन को जैसे प्रोटीन वसा का संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, पादपों में पोषण की अन्य विधियों की बात की जा रही है। तो कह रहा है क्या कि जो प्लांट ऐसे भी है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, यानी कुछ में कुछ प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होते, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते, वे कैसे जीवित रहते, यानी जो भोजन ही नहीं बना पाएगा तो जीवित कैसे रहेगा। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी खाना वो कैसे मिलता है उनको, कैसे वो डेवलप हो पाते। देखिए, मनुष्य वो अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद पर निर्भर होते हैं, यानी जैसे हम जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं उसी तरह से आपका ये लोग भी होते हैं, ठीक है। चलिए, जो नहीं फूड बना पाते वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, यानी कहने का मतलब कि दूसरे पे अपना निर्भरता रखते हैं, ठीक है। चित्र 1.5 को ध्यान से देखने की बात की जा रही है। आपको एक वृक्ष के तने और शाखा से लिपटी हुई रस्सी
नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई गई। हम लोग देख लेंगे नीचे। ये अमरबेल पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित हो, यानी जिस पे वो मतलब चढ़े होते हैं। जिस पर वे आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, यानी जिस पे वो चढ़े होते। मान लीजिए कि ये पहला पेड़ है, दूसरा पेड़ इस पर चढ़ा हुआ है, तो ये पहले वाला क्या है, ये लाइन जो है लंबा वाला, ये क्या है, परपोषी हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, और परपोषी यानी जो पहला है उसको क्या करते हैं, तो वंचित कर देता है, और इन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, तथा हम या अन्य जंतु, हम हो या फिर अन्य जंतु जो है वो क्या है कि भी एक प्रकार के परजीवी है, यानी हम हो या फिर अन्य जो प्लांट है वो क्या है, परजीवी है, जो अपना फूड जो है दूसरे पे निर्भरता के ऊपर बनाते हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि आपके अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए, जानने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो पादपों का भक्षण करते हैं, यानी कहने का मतलब कि जो पादपों का भक्षण करते हैं उनके बारे में सुना है। कुछ ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ठीक है, यानी जो कीटों को पकड़ते हैं या खा जाते हैं। हाँ, पीचर प्लांट तो आप सुने ही होंगे। ठीक है, क्या यह विस्मरणीय नहीं है कि ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। देखते हैं हम लोग 1.6 के पादप को देखने की बात की जा रही है। देखिए, इसमें क्या है कि घड़े घट के समान दिखाई पड़ते हैं। देने वाली संरचना वास्तव में क्या होती है कि उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ठीक है, आपके देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है, यानी पत्ते का जो शीर्ष भाग है वो घड़े का ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, यानी घड़े के अंदर जो है वो अनेक रोम बने होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। ठीक है, और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप जो होता है कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, यानी जो कीटों को खाते हैं उनको कीटभक्षी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, शेड्यूल, जो कीटभक्षी पादपों के अन्य उदाहरण है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए बोला जा रहा है, यानी जो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा जो कीट खाने वाले जो कीटभक्षी पादप होते हैं तो वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, सनड्यू कीटभक्षी होते हैं। ठीक है, सनड्यू भी है। ठीक है ना, 2 यहाँ पे नाम दिया हुआ। देखिए आगे देखते हैं, मृतजीवी की बात की जा रही है। तो देखिए, आपने बाजार में छत्रप यानी मशरूम को छत्रप बोल रहा है तो बिकते देखा होगा। वर्षा के दिनों में क्या होता है कि वृक्षों की सड़ी गली टहनियाँ अथवा तने और छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये तो कुछ नहीं है, ये तो बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए, आप जो देख रहे छत्रप के पॉकेट है, यानी प्लास्टिक में किया हुआ है, और ये सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रप। ठीक है, सड़ी गली चीज़ें हैं उसी पे उग गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.2 की बात की जा रही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। यह जीव कवक फंजाई कहलाते हैं। यह जो है उसको क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत और विघटनकारी यानी सड़ने वाले वस्तुएं यानी जैव द्रव की सतह पर कुछ पोषक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण या विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और क्या होता है कि उसके बाद इस विलयन का भोजन, देखिए भोजन जो है वो के रूप में अवशोषण करते हैं, यानी भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार पोषण प्रणाली को इसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृत जीवी पोषक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ जो बोला जा रहा है तो मृत जीवी जो है क्या है, वो पोषक कहलाते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या मृतजीवी पोषक प्रणाली का उपयोग करने के लिए जीव मृतजीवी कहलाते हैं। यानी मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करके वो जो अपना फूड बनाते हैं तो आपको मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो होते हैं आपके, इसके उदाहरण कौन से, तो कवक यानी फंजाई जिसको बोलते हैं, अचार हो गया, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थ पर उगते हैं, यानी उगते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम और उष्ण होते हैं, यानी गर्म हो गया या फिर नम, जो थोड़ा बहुत पानी का मात्रा होता है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण मतलब अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है, यानी कवक के लिए। यहाँ कवक की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, इसी कारण क्या है कि वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और उपयोगी हो जाते हैं। जैसे ब्रेड में आप देखते होंगे ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक लग जाता है ना, वही। अपने अभिभावकों से बोला जाए कि अपने पेरेंट्स से जो है वो कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर देखिए तो जैसे हम लोग कभी कभी आप देखते होंगे कि जो अचार होता है, अचार में भी देखिएगा कि वाइट वाइट लग जाता है, या ब्रेड पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो मतलब आप देखिएगा फंगस टाइप का लग जाता है, वाइट रंग का चाहे येलो रंग का, तो ये सब क्या होता है, कवक होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बात तो करने के लिए बोला जा रहा है। अगला देखते हैं, सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। यानी कवक जो होते हैं उसके जो जीवाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो हवा में होते हैं। जब ये किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। और नम और उष्ण होकर के क्या होते हैं कि वो नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपने वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार रखेंगे, तो धूप में उसको रखेंगे, बरसात के टाइम में जो है, ठीक है, तेल वगैरह डाल करके इस तरह से भी रखते हैं और धूप दिखाते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जो मतलब दो एक दूसरे का मदद करते कहते हैं, उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः क्या आता है, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है, ठीक है। अगला यहाँ देखिए, लेकिन कहे जाने वाले जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, तो दूसरा क्या होता है, कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवालों को रहने का स्थान, जल यानी हो गया, पोषक तत्व उपलब्ध कराता, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है, ठीक है। इस तरह से काम चलता है दोनों का। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मृदा में पोषकों की पूर्ण पूर्ति किस प्रकार होती है, यानी मृदा में जो है वो पोषकों की पूर्ति जो होता है फिर कैसे मिलता है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में या माली को बगीचे के लॉन और गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है, तो हाँ, हम लोग सभी देखते हैं। जैसे नर्सरी जब जाइएगा तो वहाँ पे डालते हैं ना गोबर वगैरह, ठीक है। तो वही बात की जा रही है, मृदा क्यों मिलाते हैं। तो बोला जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं, तो क्यों मिलाते हैं तो देख लेते हैं हम लोग पहले। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, यानी मृदा जो पादप जो होता है मृदा से खनिज पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में उनकी मात्रा लगातार कम होती है, ठीक है। और क्या होता है कि मृदा में जैसे जैसे पादप जो है ऑब्जर्व कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, तो जरूर है कि मिट्टी में उनकी लगातार कमी होगी। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं, ठीक है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती है, और जो मतलब मृदा में जो मात्रा होती है धीरे धीरे क्या होती है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए देखिएगा कि यूरिया वगैरह खाद वगैरह लोग ज़्यादा डालते हैं, लेकिन बीमारियां भी होती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए बोला जा रहा है, इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उसे स्वस्थ भी रख सकते हैं।
यानी बहुत सारे जो बीमारियां हो जाती हैं प्लांट को, उससे भी बचा सकते हैं। अगर कोई अगर पता चल जाए कि इस मिट्टी में कौन से खाद डालने पे जो है वो प्लांट का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो वो भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, गोबर वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, यानी पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए जो है वो नाइट्रोजन अधिक चाहिए होता है, तभी वो डेवलप हो पाएगा। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जब फसल काटते हैं ना तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ये क्या होता है कि वायु में नाइट्रोजन गैस से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, और वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन प्लांट जो है वो लेने में इस प्रकार के असमर्थ होता है, डायरेक्ट नहीं ले सकता है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, उस तरह से नाइट्रोजन का उपयोग प्लांट नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन का पौधे नाइट्रोजन का विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, यानी जब मिल जाएगा तभी यूज़ कर सकते, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं कर सकते। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहे जाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी जो राइजोबियम होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि विलय पदार्थों में मिला देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो खुद नहीं बना सकते हैं। जैसे आपको कोई पौधा का ज़रूरत होगा, देखिए पौधा ये चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, सेम हो गया, अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं कौन, राइजोबियम, और तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, और जो है वो क्या कहते हैं कि इनको नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है, यानी जो दालें मिलती है वो फलीदार पादप होते हैं, ठीक है। इसके बदले जो होता है पादप राइजोबियम जीवाणु का आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। जो पादप जो होते हैं राइजोबियम जीवाणु को क्या मिलता है, तो आवास मिलता है और खाद्य भी मिलता है, ठीक है। अतः उनमें सजीवी संबंध होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो नाइट्रोजन ले लेते हैं और बाहर से फर्टिलाइज़र उर्वरक जिसको बोलते हैं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मटर वगैरह से ही उनको मिल जाएगा मिट्टी को। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए समांतर उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। अगर दाल की फसल अगर आप उगा देते हो तो दूसरी अगर फसल आप उगाते हो तो आपको फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप जो होते हैं वो अधिकतर पादप जो होते हैं क्या होता है, खुद ही स्वपोषी यानी खुद से ही भोजन बनाते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, यानी अन्य पर निर्भर होते हैं, जैसे कि परजीवी तथा मृतजीवी जो होते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप अन्य प्राणियों पर क्या होता है, निर्भर होते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है, ठीक है, यानी जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं, तो हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो होते हैं। देखिए आज जो हम चैप्टर में जो वर्ड पढ़े हैं तो इसको देख लेते हैं, कौन से वर्ड पढ़े हैं। स्वपोषी हो गया, क्लोरोफिल हो गया, विषमपोषी, परपोषी, कीट पक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रन दिशा जीवी संबंध और आपका वक्त हमने पढ़ा है। तो इस तरह से आपका जो है वो, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो पॉइंट दिया हुआ है ना उसको देख लेते हैं। वन लाइनर को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ये प्रैक्टिकल के लिए है। तो चलिए ऊपर वाले जो वन लाइनर फैक्ट को भी देख ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है साइंस में वन लाइनर में जो देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है, उसका रुकिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए करते हैं, ठीक है, तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और आपका क्या सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है, ठीक है। अगला क्या बोले, कार्बोहाइड्रेट जैसे बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ऊपर देखा है। जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकार में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। ठीक है, सभी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन निकलता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। यानी हम सांस कैसे लेते हैं, तो प्लांट्स के बाद जो ऑक्सीजन मिलता है उसी से तो, ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। कवक अपना पोषक जो है मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कौन, तो कवक। ठीक है, वे मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जो मृतजीवी जो होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मृतजीवी बोलते हैं। अमरबेल जैसे जो हो गए पादप परजीवी होते हैं, यानी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कवक को मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल। कुछ ही पादप एवं अन्य सभी जीव अपने भोजन हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं, यानी दूसरे जीवों पर जब निर्भर होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपका एनसीईआरटी जो क्लास 7 की जो साइंस की जो बुक है, तो चैप्टर आज मैंने करा दिया है, नाम है आपका पादपों में पोषण। ठीक है, तो आज के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल पाए कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है, तो इससे आपको जल्दी से नॉलेज हो पाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।